अब तो सभी को पता है कि एक हॉस्पिटल बिल आपको गरीब, बहुत गरीब बनाने के लिए काफी है। बट फैक्ट ये है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको शायद गरीब बना सकती है, क्योंकि या तो प्रीमियम बहुत हाई होगा या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। प्रीमियम महंगे क्यों है? थैंक्स टू सरकार 18% जीएसटी एंड थैंक्स टू कंपनीज, क्योंकि वो अलग अलग फीचर्स लाते रहते हैं। 1 करोड़ के प्लान, इनफाइनाइट सम अश्योर्ड, फैंसी राइडर, जो शायद आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है बट आप उसका प्रीमियम पे करते रहोगे और कभी वसूलोगे नहीं। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप एंड दिस इज द अल्टीमेट गाइड टू बाइंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और प्रीमियम ऐसा ना हो कि उससे हम आज ही गरीब बन जाएं। अब इंडिया में करीब 30-35 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सारी की सारी अच्छी नहीं है, बट अच्छी कौन सी है हमें ये ढूंढना आना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है इनकर्ड क्लेम्स रेशो। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्लेम्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स अर्न्ड इन 1 ईयर। इंश्योरेंस बिजनेस ऐसे ही तो काम करता है। हम बहुत सारे लोगों से, यानी कंपनी बहुत सारे लोगों से प्रीमियम्स इकट्ठा करती है और उम्मीद करती है कि ये सारे के सारे लोग एक ही साल में क्लेम मांगने ना आ जाए। तो कंपनी का इनकर्ड क्लेम्स रेशो यही बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा प्रीमियम में कमाया और उसका कितना परसेंटेज पैसा क्लेम्स में बांट दिया। अगर ये परसेंटेज बहुत कम है, दैट मीन्स कंपनी लोगों का क्लेम आसानी से पास नहीं कर रही है और वो फर्दर उसके कंप्लेंट्स डेटा में भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर ये परसेंटेज 100% से भी ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी जितना कमाती नहीं है उससे ज़्यादा क्लेम्स में बांट रही है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आ रहा है? एक लॉस मेकिंग कंपनी को आखिर कब तक और कौन फंड करेगा? इसीलिए हेल्दी इनकर्ड क्लेम्स रेशो होता है समवेयर अराउंड 80 या 85%। और ऐसी कई कंपनीज हैं जिनको मैंने ग्रीन में भी मार्क किया है। इनके पिछले 3 सालों के आईसीआर भी लिखे हैं और 3 सालों का एवरेज भी लिखा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी कंपनीज जिनका हमेशा 100% से ऊपर का इनकर्ड क्लेम्स रेशो है, वो सारी की सारी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आपको आईसीआर को फर्दर स्टडी करना है तो आईआरडीआई की हैंडबुक में पिछले 10 सालों का डेटा है, वो भी सेगमेंट वाइज। इतना नहीं करना पड़ता, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिल सकती हैं। तो 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा है। मैंने लास्ट वाले डेटा को ही हाईलाइट करा है, बाकी 9 साल का नहीं देखा है। इसमें 4 सेगमेंट में आईसीआर बता रखा है और फिर लास्ट में उन सबका टोटल भी बता रखा है। ये जो टोटल वाला इनकर्ड क्लेम्स रेशो है, ये आपका आईआरडीआई एनुअल रिपोर्ट से मैच नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा, आईआरडीआई की हैंडबुक वाला जो ये ग्रैन्युलर डेटा है, इसमें आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस डेटा मिल रहा है विदाउट पर्सनल एक्सीडेंट एंड ट्रैवल। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस डेटा? सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल में 80 या 85% के आसपास कौन सी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल चोलामंडलम इज एट 81% इन टोटल, बट जैसे ही मैं इंडिविजुअल पॉलिसीज का नंबर चेक करूंगा तो ये है 360%। यानी ये जितना प्रीमियम कमा रहे हैं इंडिविजुअल पॉलिसीज से, उसका 360% क्लेम्स में दे रहे हैं एंड दैट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। इसी कंपनी का फैमिली फ्लोटर इनकर्ड क्लेम्स रेशो देखोगे तो 14% ही है। मतलब यहाँ पर ये क्लेम ही पास नहीं कर रहे हैं, तो कुछ अजीबोगरीब हालात चल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा खेलने के बाद हम चलेंगे कंप्लेंट्स डेटा पे। दिस इज द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स और इंडस्ट्री एवरेज है 22। और आप देखोगे 22 के ऊपर कौन है, तो यहाँ पर आपको केयर मिलेगा, मणिपाल सिग्ना, नीवा बूपा एंड स्टार हेल्थ। कई लोग स्टार हेल्थ के कंप्लेंट्स डेटा से सरप्राइज नहीं होंगे। लोएस्ट एंड सिंगल डिजिट कंप्लेंट्स सिर्फ 3 कंपनीज की हैं, बजाज एलियांज, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड एचडीएफसी अर्गो। प्राइवेट इंश्योरेंस में पब्लिक वाले में यूनाइटेड इंडिया की भी 8 कंप्लेंट्स हैं, बट उनका आईसीआर बहुत ज्यादा है तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। बजाज एलियांज का आपको टोटल इनकर्ड क्लेम्स रेशो तो ठीक लगेगा 83% पे, बट हैंडबुक वाले डेटा में जहां पे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है, वहां पर इनका टोटल आईसीआर 89% है, विच इज ऑन अ हायर साइड। इंडिविजुअल पॉलिसीज में इनका इनकर्ड क्लेम्स रेशो 67% है। बट देन अगेन ये सिर्फ एक ही साल का डेटा है और अगले साल ये सारा का सारा डेटा फॉर ऑल कंपनीज चेंज भी हो सकता है। तो I wouldn't be too harsh on Bajaj Allianz. मुझे क्यों तोड़ा? इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अच्छी कंपनी ज्यादा है नहीं मार्केट में। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 2 मिली हैं। अब इससे पहले कि आपको टेंशन हो जाए कि हमारे पास तो केयर या स्टार हेल्थ की पॉलिसी है, आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका अगला ही क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, हो भी सकता है। ज्यादातर क्लेम्स लीगली रिजेक्ट होते हैं। आपको बाद में पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, पॉलिसी में वो फीचर्स हैं तो सही, बट आप उसको क्लेम नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉलिसी में क्या हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस है। और इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। अच्छी पॉलिसीज की हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी दिखती हैं, बुरी या स्लाइटली बुरी पॉलिसीज की हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे दिखती हैं, वो समझने के बाद आप अपनी करंट पॉलिसी इवैल्यूएट करना। अगर आपको लगता है ये बुरी पॉलिसी है तो आपको डेफिनेटली वो पॉलिसी को पोर्ट करवा लेना चाहिए एक अच्छी पॉलिसी में। पोर्ट करवाने का फायदा ये होगा कि जो वेटिंग पीरियड्स आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं वो आपको वापस नहीं निकालने पड़ेंगे। बट अगर आपने सम इंश्योर्ड बढ़वाया पोर्टिंग के टाइम पे, तो एडिशनल सम इंश्योर्ड पे आपको एडिशनल वेटिंग पीरियड लगेगा। जो सम इंश्योर्ड आपका कंटिन्यू चल रहा था वो अनटच्ड रहेगा।
कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के बाद वी मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ गुड प्लान। उसके लिए भी एक एलिमिनेशन टेक्निक है। यू हैव टू अवॉइड पॉलिसीज विद 3 ईवल फीचर्स: रूम रेंट का लिमिट, डिजीज वाइज सब लिमिट एंड कोपे। कई पॉलिसीज में या तो आपको रूम रेंट का लिमिट मिलेगा जैसे सम इंश्योर्ड का 1%, या फिर रूम का टाइप लिखा होगा जैसे सिंगल एसी प्राइवेट रूम। इसका मतलब आप उससे बड़े या महंगे रूम में जाकर अपना इलाज करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेस सम अश्योर्ड है 10 लाख और आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम ही अलाउड है, जो कि हॉस्पिटल का सबसे सस्ता वाला रूम होता है, उसका प्राइस है 3000 रुपए। बट आपने लिया 5000 पर नाइट वाला रूम और आप 5 दिन एडमिट थे, तो आपको 25,000 रुपए का रूम रेंट पड़ा। आपका जो टोटल एलिजिबल सर्जरी वाला खर्चा था वो 5 लाख रुपए था, तो आपका टोटल बिल बना 5,25,000 रुपए। अब आपको लगेगा कि 3000 की बजाय 5000 का रूम मैंने ले लिया, यानी हर दिन 2000 रुपए का एडिशनल खर्चा कर दिया और 5 दिन के लिए एडमिट थे, मतलब 10,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करने हैं और बाकी पूरा 5,15,000 रुपए का खर्चा आपको क्लेम मिल जाएगा पॉलिसी से। तब आपको इंश्योरेंस कंपनी ये बताएगी आपका जो पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट था वो आपके एक्चुअल रूम रेंट का 60% ही है। तो अब आपको आपके 5 लाख के क्लेम का भी 60% ही मिलेगा, यानी 3 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे एंड ऐसी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होता। डिजीज वाइज सब लिमिट इज ऑल्सो अ वेरी बिग झोल। हो सकता है आपको कंपनी बोले 50 लाख का सम इंश्योर्ड है आपके पास, बट आप शायद ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें आपको 50 लाख रुपए का क्लेम मिल जाए, क्योंकि हर टाइप का ट्रीटमेंट प्री डिफाइंड है और उस पे कितना मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो वो लिमिट लगा रखी है। एंड ये मुझे सबसे बेकार बात लगती है, क्योंकि हो सकता है आज के जमाने में कई बीमारियों के कटिंग एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, बट मैं वो करवा ही नहीं पाऊंगा। तो डिजीज वाइज सब लिमिट भी नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड आता है कोपे। इसका मतलब ये होता है कि एडमिसिबल क्लेम अमाउंट, यानी नॉट टोटल क्लेम, कंपनी जो कंसिडर करती है वर्थ पेइंग, उसका सर्टेन परसेंटेज जैसे 20% या 30% आप अपनी जेब से पे करो। एक रियल एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके पास ये तीनों फीचर्स हैं पॉलिसी में, तो कैसे आपकी 15 लाख की पॉलिसी यूजलेस है। सम इंश्योर्ड है 15 लाख, आपने क्लेम किया 10 लाख रुपए का, और सबसे पहले निकालेंगे एडमिसिबल क्लेम अमाउंट और वो आया 8 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए कहां गए, क्योंकि आपने महंगा रूम लिया था, 2 लाख रुपए उसके काट लिए गए हैं। 8 लाख रुपए का एडमिसिबल क्लेम अमाउंट है, पर 20% तो आपको देना है, यानी 2,40,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, ये तय हो गया है। बट उसके बाद क्या पता चलता है, डिजीज पर 5 लाख रुपए का सब लिमिट है। हो क्या रहा है, एडमिसिबल क्लेम अमाउंट और सब लिमिट में विच एवर इज लोअर देखा जा रहा है। कंपनी लोअर वाले अमाउंट को पकड़ रही है और कह रही है कि मैं तो बस इतना ही दूंगी। तो 10 लाख के क्लेम में से आधा, कई बार आधे से ज्यादा आपको अपनी जेब से पे करना पड़ जाएगा, अगर आपके पास रूम रेंट, डिजीज बाय सब लिमिट एंड कोपे ये तीनों एक ही पॉलिसी में है। तो अब हम सीखेंगे कि अच्छी कंपनीज की अच्छी पॉलिसीज को कैसे ढूंढना है, और पॉलिसी ढूंढने के लिए और साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए आई विल हाईली रेकमेंड यूजिंग पॉलिसी बाजार। फुल डिस्क्लोजर, मैं आपको पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दूंगा। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिसी बाजार और एनी अदर ब्रांड। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में दे रहा हूं वो एक अफिलिएट लिंक है, मतलब कि अगर कोई भी उस लिंक पर क्लिक करके अपने लिए पॉलिसी नहीं खरीदेगा तो हमें यानी LLA को ये वीडियो बनाने का एक भी रुपया किसी से भी नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर हम किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब ये होगा कि हमें वीडियो बनाने का पैसा मिल रहा है। बट इंश्योरेंस के वीडियोस में आई वांट टू बी एबल टू स्पीक माय माइंड, एक्सपोज बैड थिंग्स इन द इंडस्ट्री और अपनी जागरूक जनता की जितनी ट्रांसपेरेंटली मदद कर पाऊं उतना बेस्ट है। इसीलिए अगर आपको पॉलिसी वैसे भी खरीदनी है और आपको लगता है इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई है, आपको वैल्यू मिली है, तो आप हमारे दिए हुए लिंक से पॉलिसी खरीद सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि पॉलिसी बाजार के थ्रू आपको पॉलिसी महंगी मिलेगी। इनफैक्ट आपको शायद 10-15% का डिस्काउंट ही मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ हमें सपोर्ट करने के चक्कर में मैं आपको कोई इंफीरियर एग्रीगेटर की तरफ भेज रहा हूँ। पॉलिसी बाजार इज अ वेरी बिग एंड रेप्यूटेड नेम। आजकल ज्यादा स्पैम भी नहीं करते हैं। पॉलिसी बाजार का क्लेम डिपार्टमेंट कई सिटीज में तो आपके हॉस्पिटल आ करके आपका क्लेम फैसिलिटेट करवाता है और बाकी सारे केसेस में आपको एंड टू एंड सपोर्ट देता है। एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। इसीलिए आपके आसपास कोई एजेंट है जिसपे आप बेटर ट्रस्ट करते हो तो आप वहां से भी ले सकते हो। मेरे ओपिनियन में पॉलिसी बाजार इज दैट एजेंट जो आपका पैसा लेकर आपको भूलता नहीं है, आपको सर्विस देता है। इसीलिए मेरी और हमारी टीम की पॉलिसीज पॉलिसी बाजार से ही ली हुई हैं। विद दैट बीइंग सेड, पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए। तो लिंक पर क्लिक करके आप पॉलिसी बाजार पर आओगे और आपको यहाँ पर यानी हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। देन यू हैव टू डिसाइड कि खुद के लिए ले रहे हो या फैमिली फ्लोटर ले रहे हो। अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसे ऑनेस्टली यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। वैसे भी आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, उसमें भी पकड़े जा सकते हो। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड तक देने पड़ते हैं। वहां पर अगर कुछ भी पता चल गया ना तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा टेक सेवी नहीं हो तो पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव आपके घर आके भी आपको समझाएंगे और इसका पैसा नहीं लगता है। तो फ्री होम विजिट अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर कवर सेलेक्ट करना है
कितना कवर आपके लिए आइडियल होता है ये डिपेंड करेगा आप कहाँ रहते हो, क्योंकि हो सकता है आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, वहाँ पर हेल्थ केयर काफ़ी महंगा होगा, और अगर आप किसी टियर 2 या टियर 3 या इवन रूरल इंडिया में रहते हो तो वहाँ पर इलाज सस्ते होते हैं, वहाँ पर एयर क्वालिटी भी सस्ती होती है, अच्छी होती है। मेरे ओपिनियन में अभी अडल्ट्स के लिए 15 से 20 लाख और बच्चों के लिए भी एटलीस्ट 10 लाख का कवर आपके पास होना ही चाहिए। बट अभी के लिए मैं 25 लाख से 1 करोड़ की रेंज के कवर सेलेक्ट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर फिल्टर्स हैं। फिल्टर से मैं नैरो डाउन करूंगा मुझे कौन कौन सी पॉलिसी चाहिए। कवर, रूम रेंट टाइप, पॉलिसी बेनिफिट्स जैसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर ट्रीटमेंट्स। डे केयर की तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2023 मार्च में वडोदरा कंज्यूमर कोर्ट का जजमेंट आया था, डे केयर ट्रीटमेंट अलाउड होने चाहिए, कंपनीज कैन नॉट रिजेक्ट अ डे केयर क्लेम। आज भी ये फीचर बता के ज्यादा बेचा जाता है, मतलब कंपनीज इसको प्रमोट करती है कि हम डे केयर वाले क्लेम्स भी देते हैं, बट अंदर की बात है कि अब तो उनको वैसे भी देने पड़ेंगे, अब तो कोर्ट का ऑर्डर है। एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि पॉलिसी लेते ही पहले 30 दिनों में आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो सिवाय एक्सीडेंट्स के। उसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड, जो यूजुअली 3 साल का होता है, बट कोई राइडर वाइडर जोड़ के आप इसको कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कौन सी पॉलिसी में कर सकते हो, वो अपन देखेंगे। बट प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आपको डिस्क्लोज भी करनी है, नहीं तो आपको बहुत भारी प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, और इसका 3 साल का वेटिंग पीरियड आपको बाय डिफॉल्ट सर्वाइव करना पड़ेगा। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्पेसिफिक डिजीजेस वेटिंग पीरियड, या फिर स्लो ग्रोइंग डिजीजेस जैसे कि किडनी स्टोन्स, कैटरैक्ट, एनल फिशर। स्क्रीन पर लिस्ट है, आप देख सकते हो कौन से डिजीजेस होते हैं ये। अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको ये डिजीजेस नहीं है तो भी आपको पहले 2 साल इनका कवर नहीं मिलता है। दिस इज अ वेटिंग पीरियड जो आपको सर्वाइव करना ही पड़ता है। ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज में आजकल प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपके मेन ट्रीटमेंट या सर्जरी से पहले यानी 60 दिन या मे बी 90 दिन पहले के जितने भी खर्चे हैं वो कवर हो जाते हैं, और सर्जरी के बाद यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 180 डेज कई पॉलिसीज में कवर होते हैं। कौन से खर्चे? सारे टाइप के खर्चे जो आपके मेन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। मतलब आपने अगर 10-12 टेस्ट करवाए थे, वो इसीलिए करवाए थे क्योंकि आपको बाद में ये सर्जरी करवानी थी उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो वो टेस्ट के खर्चे आपको मिल जाएंगे। और सर्जरी के बाद अगर डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपको फिजियोथेरेपी वगैरह या और 50 चीज़ें लेनी है, दवाइयाँ लेनी है उसी सर्जरी से रिलेटेड रिकवरी के लिए, तो वो खर्चा भी आपका कवर हो जाएगा। कैच ये है कि बहुत लोगों को याद ही नहीं आता है कि उनकी पॉलिसी में ये फीचर है, तो वो क्लेम नहीं करते हैं। ये सारे बिल्स आपको संभाल के रखने हैं और फिर 180 डेज के बाद आपको ये क्लेम करना है। नाम से ही समझ में आता है नो क्लेम बोनस, मतलब आपने इस साल क्लेम नहीं किया तो एडिशनल नो क्लेम बोनस की बकेट में थोड़ा सा कवर आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड कर सकता है। कुछ पॉलिसीज 20% देती हैं, कुछ 50% देती है हर साल। नो क्लेम बोनस का नाम बदल के कुछ कंपनीज ने बोनस कर दिया है, मतलब पॉलिसी टू पॉलिसी अपने फैंसी नाम दे दिए हैं उसको। और अब कंपनीज कह रही हैं कि आप क्लेम करो चाहे ना करो, हम तो आपको 20% या 50% बोनस हर साल देते रहेंगे, प्लीज मना मत करना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। और क्लेम करने से भी नो क्लेम बोनस या जो बोनस है वो डिलीट नहीं होगा। देयर विल स्टिल बी सम कंडीशंस जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और मैं बताऊंगा कहाँ लिखी होती हैं। अगला बेनिफिट है रिस्टोरेशन का, एंड ये हर कंपनी का फेवरेट फीचर है, इसको बहुत प्रमोट किया जाता है। दे लाइक टू से कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आपका बेस सम इंश्योर्ड को वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि मान लो 4 लोगों का परिवार है और 20 लाख की पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं है कि 20-20 लाख का कवर हर बंदे को मिलता है। 20 लाख का शेयर्ड कवर होता है जो सबके काम आने वाला होता है। और अगर एक साल में कोई एक फैमिली मेंबर को बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है और 20 लाख खत्म हो जाते हैं उसकी वजह से, तो बाकी 3 मेंबर्स के लिए उस साल कवर ही नहीं बचेगा। और उस केस में अगर वो कवर रीस्टोर कर दिया जाए तो बाकी मेंबर्स के लिए भी काम आ जाएगा। सम कंपनीज विल रीस्टोर योर बेस सम अश्योर्ड ओनली वंस पर ईयर एंड सम विल रीस्टोर अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर। अब यहीं पे थोड़ा गिमिक स्टार्ट हो जाता है। अनलिमिटेड टाइम्स रीस्टोर कर रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, मैं 5-10 लाख की बेसिक सी पॉलिसी ले लेता हूँ, जब भी 5-10 लाख खत्म करूंगा वापस रीस्टोर हो जाएंगे, तो क्या टेंशन है? टेंशन है, और उसके लिए आपको क्लेम यूटिलाइजेशन सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये हर कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। हर कंपनी का एक सीक्वेंस होता है और मोस्टली वो सीक्वेंस ऐसा ही होता है। पहले बेस सम अश्योर्ड, उसके बाद नो क्लेम बोनस, उसके बाद कोई एडिशनल कवर या राइडर जो आपने ले रखा है, और लास्ट में आता है रिस्टोरेशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ इजीली द कंपनी वांट्स यू टू हैव दिस रिस्टोरेशन बेनिफिट, वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने हिसाब से ड्राफ्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, पॉलिसी ए, इसमें हम फर्स्ट क्लेम कर रहे हैं। बेस सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, नो क्लेम बोनस मिल चुका है 5 लाख रुपए का, एडिशनल कवर अगर हमने ऑप्ट कर रखा है तो वो 10 लाख रुपए का है, अभी मान लेते हैं हमारे पास है, और फिर फाइनली रिस्टोरेशन 10 लाख जो कि बेस सम इंश्योर्ड के बराबर ही होता है। वो बेनिफिट अभी ऑन पेपर है। हमने क्लेम किया 20 लाख रुपए का,
तो सबसे पहले 10 लाख रुपए आपके बेस सम इंश्योर्ड से लिए जाएंगे और वो पूरा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद नो क्लेम बोनस है 5 लाख रुपए का, तो अगले 5 लाख रुपए नो क्लेम बोनस से लिए जाएंगे और वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एडिशनल कवर भी था 10 लाख का, तो 5 लाख रुपए उसमें से क्लेम कर लिए जाएंगे और 5 लाख रुपए का एडिशनल कवर आपका अभी भी बच रहा है। अब हम सेम ईयर में सेकंड क्लेम करते हैं 10 लाख रुपए का। बेस सम अश्योर्ड 0 है, नो क्लेम बोनस 0 है, एडिशनल कवर में 5 लाख पड़े हैं, तो 5 लाख रुपए आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और बचे हुए 5 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे रिस्टोरेशन कहां गया? रिस्टोरेशन ऑन पेपर ही रह गया, क्योंकि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है आपका एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन में बेस सम अश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, एडिशनल कवर इफ एनी, सारी चीजें मिलाकर के 0 होनी चाहिए, तब जाके आपका बेस सम अश्योर्ड को रिस्टोर किया जाएगा। क्योंकि सेकंड क्लेम करते वक्त आपके एडिशनल कवर में 5 लाख रुपए पड़े थे, तो बेस सम अश्योर्ड रिस्टोर नहीं हुआ और आपको बाकी 5 लाख अपनी जेब से देने पड़े। अब आप थर्ड क्लेम करोगे तब जरूर आपका बेस सम इंश्योर्ड रिस्टोर कर दिया जाएगा 10 लाख पे। बट फिर देखने वाली बात यह है कि आप एक साल में तीसरी बार हॉस्पिटलाइज होते हो या साल कंप्लीट हो जाता है और अगले साल पॉलिसी रिन्यू हो जाती है और वैसे भी आपको बेस सम इंश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, एडिशनल कवर सब कुछ ही रिस्टोर हो जाएगा। मतलब आपकी गलती या हॉस्पिटल की गलती ये रह गई कि आपका 5 लाख कम क्यों बनाया बिल। जोक मारा रे। पहला ही क्लेम 20 लाख का होना चाहिए था, उसको वहीं 0 कर दो ताकि अगले क्लेम में आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिले। कई पॉलिसीज में आपको एक डिफरेंट टाइप का रिस्टोरेशन मिलेगा। पॉलिसी बी का एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 10 लाख रुपए का बेस सम इंश्योर्ड है, नो क्लेम बोनस 5 लाख का, एडिशनल कवर 10 लाख का, रिस्टोरेशन का बेनिफिट जो अवेलेबल है 10 लाख का स्टिल ऑन पेपर, और आपका क्लेम है 20 लाख का। तो वही होगा 10 लाख बेस सम इंश्योर्ड से गया, 5 लाख नो क्लेम बोनस से गया और एडिशनल कवर में से भी 5 लाख रुपए गया। अब आपके पास एडिशनल कवर 5 लाख का बचा है, बट इस वाली पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा है कि अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड फर्स्ट क्लेम में या तो फुली या पार्शियली यूटिलाइज हो जाता है तो अगले क्लेम में आप उसको रिस्टोर कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ एनी कवर अवेलेबल ऑन नो क्लेम बोनस या एडिशनल राइडर। तो यहां पर जब आप 10 लाख का सेकंड क्लेम करोगे तो 5 लाख रुपए निकाले जाएंगे आपके एडिशनल कवर से और बाकी 5 लाख निकाले जाएंगे आपके रिस्टोरेशन से। रिस्टोरेशन का बेनिफिट मैक्सिमम आपके बेस सम अश्योर्ड जितना ही हो सकता है। यहां पर आपके बेस सम अश्योर्ड में 5 लाख रुपए की ही रिक्वायरमेंट थी, तो उसको 5 लाख से ही रिस्टोर करा जाएगा। नाउ दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आपको सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन में रिस्टोरेशन क्लेम करने का मौका मिलेगा और अपनी जेब से आपको वो 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको कई पॉलिसीज में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको ये चेक करना है कि उसकी कंडीशंस कैसी हैं, क्या वो आपको यूटिलाइज करने भी देंगे या बस वो ऑन पेपर है। सम मोर हिडन टर्म्स ऑफ रिस्टोरेशन, कई बार आपको पॉलिसी में दिखेगा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, बट उसमें कैच ये भी होगा कि वो अनलिमिटेड टाइम सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए करेंगे, रिलेटेड इलनेस के लिए नहीं करेंगे। रिलेटेड इलनेस मतलब आप पहली बार हॉस्पिटलाइज हुए हार्ट कंडीशन की वजह से और आप दूसरी बार भी हार्ट कंडीशन की वजह से ही हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, दैट्स अ रिलेटेड इलनेस। तो हो सकता है आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट ना मिले, बट घुटने के ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो मिल जाएगा। कुछ पॉलिसीज में एक और कंडीशन होती है कि आपको रिलेटेड इलनेस में मिल तो जाएगा, बट आपका नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 45 दिनों का गैप होना चाहिए। थोड़ा फिर भी चला लेंगे इसको, बट ये कंडीशन भी ना हो तो वेल एंड गुड। तो अब हम कंपेयर करेंगे HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और ICICI लॉम्बार्ड एलिवेट प्लान को। ये दो कंपनीज इसलिए क्योंकि इनका इनकर्ड क्लेम्स रेशो और कंप्लेंट्स डेटा अच्छा है, और ये दो प्लान इसलिए क्योंकि ये दोनों इन कंपनीज के अच्छे या फ्लैगशिप प्लान्स हैं। पहले तो हम फीचर वाइज कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद मैं आपको फर्दर डीप में ले जाके दोनों पॉलिसीज के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड खोलकर उनकी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस ढूंढना सिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज सीख कर आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपकी पॉलिसी के जो फैंसी फीचर्स हैं क्या आप उनको क्लेम कर भी पाओगे या नहीं। तो मैं HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान एंड ICICI का एलिवेट कंपेयर कर लेता हूं। सबसे पहले आप नोटिस करोगे HDFC का प्रीमियम ज्यादा है 22,308 रुपए, वेयरएज ICICI एलिवेट का प्रीमियम 14,285 रुपए है। ये प्रीमियम्स 30 साल के लड़के के लिए हैं जो फिट एंड फाइन है। वो इसलिए क्योंकि ICICI में आपको 50 लाख का बेस सम इंश्योर्ड मिलता है, वेयरएज HDFC में 50 लाख के बेस सम इंश्योर्ड के साथ साथ 50 लाख एक्स्ट्रा फ्रॉम डे 1 भी मिलता है। दिस इज कॉल्ड HDFC अर्गो का सिक्योर बेनिफिट। उसके बाद आप नोटिस करोगे रूम रेंट लिमिट में HDFC में तो कोई लिमिट नहीं है, बट ICICI में सिंगल प्राइवेट AC रूम का लिमिट है। और पॉलिसी वर्डिंग्स को देखोगे तो उसमें यह भी लिखा होगा कि हॉस्पिटल का सबसे सस्ता वाला रूम अलाउड है, एक भी स्टेप ऊपर चले गए तो आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि फ्लैगशिप प्लान में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एलिवेट प्लान बहुत सस्ता है, और वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को
इसमें इंक्लूड ना करके एडिशनल राइडर्स में बेचा जाता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आप यूजफुल राइडर्स अगर इसमें ऐड करते हो इसको यूजेबल पॉलिसी बनाने के लिए, तो क्या इसका प्रीमियम ऑप्टिमा सिक्योर के आसपास आता है। इसके डिटेल्ड कंपैरिजन में आप रेस्ट ऑफ द फीचर्स भी इजीली कंपेयर कर सकते हो। ये आपको एक ओवरव्यू दे सकता है कि कौन सी पॉलिसीज में किस तरह के फीचर्स हैं, बट वो फीचर्स कितने काम के हैं ये जानने के लिए अब अपन निकालते हैं दोनों पॉलिसी के पॉलिसी वर्डिंग्स। ये पॉलिसी वर्डिंग्स आपको पॉलिसी बाजार पर ही मिल जाएंगी। जहां पर आप ये सारा प्रीमियम एंड राइडर्स का कैलकुलेशन देख रहे हो, वहीं पर ऑल फीचर्स पे क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो बॉटम में उस पॉलिसी का पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले सम अशॉर्ड, जैसा मैंने आपको बताया HDFC में बेस सम अशॉर्ड के साथ साथ उतना ही अमाउंट आपको सिक्योर बेनिफिट में भी मिलता है, जो कि डे 1 से एप्लीकेबल है और फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी आप उसको क्लेम कर सकते हो। क्या उसमें कोई हिडन कंडीशन है? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज द सिक्योर बेनिफिट। तो इसमें लिखा है एडिशनल अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी शेड्यूल विल बी अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन एज सम इंश्योर्ड फॉर ऑल क्लेम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन बी एंड सेक्शन बी 2.3 विच इज कॉल्ड प्रोटेक्ट बेनिफिट। सेक्शन बी आपके सारे जो जितना भी कवरेज होता है वो सेक्शन बी में लिखा है, और जो सेक्शन बी 2.3 प्रोटेक्ट बेनिफिट है ये कंज्यूमेबल्स का कवर है। जी हाँ, आपको ऑप्टिमा सिक्योर में कंज्यूमेबल्स का कवर भी मिलता है, और ये अच्छी बात है कि सिक्योर बेनिफिट में लिखा है कि दोनों टाइप के कवर में आप सिक्योर बेनिफिट अवेल कर सकते हो। एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन होल और इन पार्ट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर। ये कह रहा है कि हर साल आपको बेस सम इंश्योर्ड का एडिशनल उतना ही अमाउंट मिलता रहेगा, बट वो जोड़ नहीं सकते आप हर साल। अगले पॉइंट में ये भी लिखा है कि आप सिक्योर बेनिफिट को एक क्लेम या फिर मल्टीपल क्लेम्स में यूज कर सकते हो एक ही साल में। तो मतलब अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो वो टेक्निकली बन गई 1 करोड़ की पॉलिसी, मैं उसको कैसे भी यूज कर सकता हूँ। ICICI एलिवेट में ऐसा कोई सिक्योर बेनिफिट नहीं है। अब हम कंपेयर करते हैं नो क्लेम बोनस, जिसका नाम HDFC में है प्लस बेनिफिट। पॉइंट ए में लिखा है कि आप इसे 100% ऑफ बेस सम अशॉर्ड के बराबर अक्यूमुलेट कर सकते हो। पॉइंट बी में लिखा है कि पॉलिसी ईयर कंप्लीट करने पर आपको ये दिया जाएगा। आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया, बस आपकी पॉलिसी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। पॉइंट सी में लिखा है कि आप क्लेम करो या ना करो आपको ये प्लस बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। मतलब कि ऑप्टिमा सिक्योर इज सच पॉलिसी जिसका कवर डे 1 से तो डबल हो रहा है, यानी आपको सिक्योर बेनिफिट भी मिल रहा है। सेकेंड ईयर की शुरुआत में आपका कवर 2.5x हो रहा है, आपको 50% का प्लस बेनिफिट मिल चुका होगा। और थर्ड ईयर की शुरुआत में आपका टोटल कवर अब 3x हो चुका है, यानी आपका कवर 1.5 करोड़ हो जाएगा अगर आपने 50 लाख की पॉलिसी ली तो। उसके बाद नोट्स में कुछ सिनेरियोस को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 5 और 6 को पढ़ो। 5 में लिखा है कि अगर आपने अगले साल पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पर कवर को घटा दिया, 50 लाख से मे बी 25 लाख कर दिया, तब आपको ये प्लस बेनिफिट 25 लाख पे मिलेगा। बट पॉइंट 6 में लिखा है कि अगर आपने अगले साल रिन्यूअल के टाइम पे कवर बढ़ा लिया, 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया, तो आपको प्लस बेनिफिट 1 करोड़ पे नहीं 50 लाख पे मिलेगा। और लास्ट पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू इंश्योर्ड पर्सन एडेड टू द पॉलिसी ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स विल बी एलिजिबल फॉर द प्लस बेनिफिट एज पर देयर रिन्यूअल टर्म्स। अब यहाँ पर लिखा है एज पर देयर रिन्यूअल टर्म्स। अगर न्यू पर्सन के रिन्यूअल टर्म्स अलग हैं, मतलब कि उनको बेस सम इंश्योर्ड मिलेगा, सिक्योर बेनिफिट भी मिलेगा, बट प्लस बेनिफिट डे 1 से नहीं मिलेगा, उनको भी 1 साल निकालना पड़ेगा। अगले रिन्यूअल पे उनको 50% प्लस बेनिफिट मिलेगा और उसके अगले रिन्यूअल पे उनको अगला 50% का प्लस बेनिफिट मिलेगा। अब यही प्लस बेनिफिट यानी नो क्लेम बोनस का जो नया नाम है वो अपन ICICI एलिवेट में ढूंढते हैं। इन्होंने अपने एनुअल रिन्यूअल बोनस को बोला है लॉयल्टी बोनस। यहाँ पर लिखा है ये 20% का लॉयल्टी बोनस देंगे हर साल, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ क्लेम, मतलब क्लेम नहीं करोगे या करोगे तो भी मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट द पॉलिसी हैज बीन कंटिन्यूअसली रिन्यूड विद द कंपनी, मतलब इसमें भी आपकी पॉलिसी के बीच में कभी ब्रेक नहीं आना चाहिए। लॉयल्टी बोनस आप 100% ऑफ एनुअल सम इंश्योर्ड तक जोड़ सकते हो, यानी आपके बेस सम इंश्योर्ड तक आप जोड़ सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा सकता, और आप आगे आने वाले सालों में उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगला फीचर है रिस्टोरेशन, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन माई ओपिनियन, क्योंकि इसी की कंडीशंस में झोल मिलेंगे। दोनों जगह खोल लेते हैं। HDFC बोलता है ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट और ICICI बोलता है रीसेट बेनिफिट। तो पहले अपन ICICI एलिवेट के रीसेट बेनिफिट को देखते हैं। इसमें लिखा है वी विल रीसेट अप टू 100% ऑफ द एनुअल सम इंश्योर्ड। एनुअल सम इंश्योर्ड जहां जहां भी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिखे, समझ लेना कि बेस सम इंश्योर्ड की बात हो रही है, क्योंकि जहां जहां भी बेस लिखना था वहां पे इन्होंने एनुअल लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा है फॉर एनी इलनेस, डिजीज और इंजरी, मतलब कि रिलेटेड और अनरिलेटेड सारी टाइप के ट्रीटमेंट्स के लिए आपको ये रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। पहले इन्होंने एक और कंडीशन लिखी हुई थी जो कि अब ये हटा चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। वो कंडीशन ये थी कि अगर आपकी रिलेटेड इलनेस है और उसके लिए आप सेकंड टाइम हॉस्पिटलाइज होते हो, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 45 डेज बाद होना चाहिए,
अगर ऐसा नहीं होता तो आपको रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा। बट ऐसी कंडीशन अब नहीं है। अब हमें इन पॉइंट्स को ढंग से समझना है। सारी कहानी इधर ही है। सबसे पहले लिखा है द बेनिफिट विल बी ट्रिगर्ड अनलिमिटेड टाइम्स। इतनी जल्दी खुश नहीं होना है, आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट में लिखा है द एनुअल सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग लॉयल्टी बोनस, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, पावर बूस्टर शुड बी इनसफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस क्लेम्स पेड इन दैट पॉलिसी ईयर। इसमें दो बातें बताई गई हैं। एक तो क्लेम यूटिलाइजेशन सीक्वेंस बता दिया आपको, और दूसरा आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट क्लेम करना है तो ये सारे टाइप के कवर का इनसफिशिएंट होना जरूरी है क्लेम पे करने के लिए, तभी आपको मिलेगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 50 लाख रुपए का बेस सम इंश्योर्ड है, इनके लैंग्वेज में एनुअल सम इंश्योर्ड है, और आपके पास 10 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस भी है क्योंकि आपकी पॉलिसी को 1 साल कंप्लीट हो गया था, 20% आपको लॉयल्टी बोनस मिल गया। और अभी के लिए मान लो आपके पास इन्फ्लेशन वाला राइडर और पावर बूस्टर वाला राइडर नहीं है, और आपके पास साथ में 50 लाख रुपए तक का रिस्टोरेशन बेनिफिट है जो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, वो साइड में पड़ा है। अब आपका फर्स्ट क्लेम आता है 25 लाख रुपए का, तो बड़ी इजीली बेस सम इंश्योर्ड में से उसको क्लेम कर लिया जाएगा। अगले क्लेम के लिए उसी साल आपके पास अब बेस सम इंश्योर्ड में 25 लाख रुपए पड़े हैं, नो क्लेम बोनस या लॉयल्टी बोनस में 10 लाख रुपए पड़े हैं, और रिस्टोरेशन भी अभी पड़ा है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है। अब अगर आप इसी साल सेकंड टाइम हॉस्पिटलाइज होते हो और आपका बिल अगर 35 लाख से नीचे बनता है तो बड़े आराम से बेस सम इंश्योर्ड और लॉयल्टी बोनस में से उसको पे किया जाएगा। बट लेट से आपका क्लेम बनता है 45 लाख रुपीज, तो 25 लाख रुपए बेस सम इंश्योर्ड में से निकाले जाएंगे, 10 लाख रुपए लॉयल्टी बोनस से निकाल लिए जाएंगे, और फिर भी जो 10 लाख रुपए बच रहे हैं उसको निकाला जाएगा रिस्टोरेशन बेनिफिट से। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट जो 50 लाख का आपके पास अवेलेबल है उसमें से 10 लाख रुपए आपके बेस सम इंश्योर्ड में डाल के उसको रिस्टोर किया जाएगा और फिर वहां से क्लेम निकाला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आपके एग्जिस्टिंग कवरेज यानी बेस सम अश्योर्ड और लॉयल्टी बोनस और कोई राइडर भी ले रखा है, वो सब आपका इनसफिशिएंट पड़ गया था ये 45 लाख का बिल पे करने के लिए, इसलिए रिस्टोरेशन अप्लाई हुआ। कई पॉलिसी में इनसफिशिएंट वर्ड की बजाय ये लिखा होता है कि आपके सारे टाइप के कवर जीरो होने बहुत जरूरी है। वैसा वाला रिस्टोरेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो और ज्यादा यूजलेस होता है, ये एटलीस्ट यूजेबल है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि आपको फर्स्ट क्लेम में रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हर साल के पहले क्लेम में आपको नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है द टोटल अमाउंट ऑफ रीसेट विल नॉट एक्सीड द एनुअल सम इंश्योर्ड फॉर दैट पॉलिसी ईयर। अब अगर ऐसा है कि टोटल मेरा रीसेट एनुअल सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उस चीज को मैं अनलिमिटेड टाइम्स कैसे क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट विल बी ट्रिगर्ड अनलिमिटेड टाइम्स। टर्न्स आउट अनलिमिटेड टाइम्स का मतलब अनलिमिटेड रिस्टोरेशन नहीं है। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आपका सेकंड क्लेम भी आराम से हो गया। थर्ड क्लेम के लिए आपके पास 0 बेस सम अश्योर्ड पड़ा है, 0 लॉयल्टी बोनस पड़ा है और 40 लाख का रिस्टोरेशन पड़ा है। अब आपका थर्ड क्लेम 40 लाख के नीचे नीचे आता है, तो ये 40 लाख तक का अमाउंट रिस्टोर कर दिया जाएगा बेस सम इंश्योर्ड में और उसको पे कर दिया जाएगा। और सिमिलरली इसी साल के लिए थर्ड क्लेम ऑनवर्ड्स आपका टोटल कवर 40 लाख रुपए ही है। अब आप एक क्लेम में यूज करो, चाहे मल्टीपल क्लेम में यूज करो, चाहे अनलिमिटेड क्लेम में यूज करो, आप एक 40 लाख रुपए को कैसे भी यूज कर सकते हो। तो अनलिमिटेड का मतलब ये है कि आपका जो लिमिटेड रिस्टोरेशन है विच इज 100% ऑफ योर एनुअल सम इंश्योर्ड, इस केस में 50 लाख रुपए का, उसको आप फर्स्ट क्लेम को छोड़ के आने वाले सारे इनफाइनाइट अनलिमिटेड क्लेम्स में यूज कर सकते हो, विच बिकम्स लाइक अ मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि आप एक साल में कितनी बार हॉस्पिटलाइज होते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका रीसेट बेनिफिट यूजेबल नहीं है, यूजेबल तो है, बट ये वर्ड अनलिमिटेड थोड़ा सा मिसलीडिंग तो बिल्कुल है। उसके बाद पॉइंट 6 में लिखा है कि आपको डे केयर और इन पेशेंट दोनों टाइप के ट्रीटमेंट में रिस्टोरेशन मिल जाएगा, बट आयुष ट्रीटमेंट के केसेस में आपको एडमिट होना जरूरी है, वहां पर डे केयर में आपको रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा। ये भी लिखा है कि अनयूटिलाइज्ड रीसेट बेनिफिट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, जो कि स्टैंडर्ड है, और अगर इंडिया के बाहर क्लेम कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं HDFC का ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट क्या बोलता है। इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट और पार्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, द कंपनी शैल रिस्टोर सम इंश्योर्ड अप टू बेस सम इंश्योर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस प्लस बेनिफिट सिक्योर बेनिफिट। मतलब कि क्लेम यूटिलाइजेशन सीक्वेंस तो फॉलो किया जाएगा, पहले बेस सम इंश्योर्ड में से क्लेम करेंगे, उसके बाद प्लस बेनिफिट में से, उसके बाद सिक्योर बेनिफिट में से, और उसके बाद रिस्टोर वाले पैसे का काम आएगा। बट रिस्टोरेशन को ट्रिगर करने के लिए ये सारे टाइप के कवरेज का जीरो या इनसफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। आपने थोड़ा सा भी 2 रुपए का भी बेस सम इंश्योर्ड में से क्लेम कर लिया तो आपका नेक्स्ट क्लेम में बेस सम इंश्योर्ड वापस से फुल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिस्टोरेशन है। और ये रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको बेस कवरेज में भी मिलेगा और प्रोटेक्ट बेनिफिट में भी मिलेगा। प्रोटेक्ट बेनिफिट का मतलब कंज्यूमेबल्स का कवर भी आपको मिलता है HDFC की इस पॉलिसी में, जो कि ICICI में नहीं है। एक और चीज जो आपको नोट करनी है,
कंपनी शैल रिस्टोर सम इंश्योर्ड अप टू बेस सम इंश्योर्ड, मतलब आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है उसके बराबर का आपके पास रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है 1 साल में। सेम चीज आईसीआईसीआई में भी है। अब पॉइंट ए में लिखा है रिस्टोरेशन बेनिफिट शैल बी अप्लाइड ओनली वंस ड्यूरिंग ईच पॉलिसी ईयर। पॉइंट बी में लिखा है रिस्टोरेशन बेनिफिट वुड बी ट्रिगर्ड ओनली अपॉन कंप्लीट और पार्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बेस सम इंश्योर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट क्लेम एडमिटेड एंड बी अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट क्लेम्स देयर आफ्टर इन द पॉलिसी ईयर। अब इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके इंटरप्रेट करने की खास जरूरत है। एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास बेस सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए का, प्लस बेनिफिट है 25 लाख रुपए का, क्योंकि इस पॉलिसी को 1 साल हो गया और आपको 50% का प्लस बेनिफिट मिल गया है। और आपके पास सिक्योर बेनिफिट भी है पूरे 50 लाख रुपए का, और साइड में रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी पड़ा है अप टू बेस सम अश्योर्ड, मतलब कि 50 लाख रुपए। अब आपका फर्स्ट क्लेम आता है 25 लाख रुपए का, बड़ा इजीली बेस सम इंश्योर्ड में से उसको क्लेम किया जाएगा। नेक्स्ट क्लेम में आपके पास बेस सम इंश्योर्ड में 25 लाख प्लस बेनिफिट में और 50 लाख सिक्योर बेनिफिट में पड़े हैं। बट ये सेकंड क्लेम करने से पहले ही आपके बेस सम इंश्योर्ड को 25 लाख से रिस्टोर करके 50 लाख कर दिया जाएगा। यहाँ यही लिखा है कि आपका बेस सम इंश्योर्ड पार्शियली यूटिलाइज भी हो गया तो हम उसको टॉप अप कर देंगे। अब आप सोच के बताओ, पॉइंट ए में अगर ये लिखा है रिस्टोरेशन बेनिफिट शैल बी अप्लाइड ओनली वंस ड्यूरिंग ईच पॉलिसी ईयर, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब मैं क्लेम करूंगा तो ये जो रिमेनिंग 25 लाख रुपए का रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार साल में मैंने इसको क्लेम कर लिया है। अगर आप सिर्फ पॉइंट ए को सुनोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, बट पॉइंट बी में ये लिखा है कि एक बार वो ट्रिगर हो जाए तो इट विल बी अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट क्लेम्स इन दैट पॉलिसी ईयर। मतलब कि रिस्टोरेशन बेनिफिट जो मैक्सिमम बेस सम इंश्योर्ड के बराबर आपको मिलता है, हमारे केस में 50 लाख रुपए, वो एक बार आपने 25 लाख क्लेम कर दिया तो रिमेनिंग 25 लाख रुपए भी आपके फ्यूचर क्लेम्स में काम आ सकता है इसी पॉलिसी ईयर में। तो फिर पॉइंट ए का क्या मतलब है कि साल में एक ही बार मिलेगा? पॉइंट ए ये बोलना चाह रहा है कि जो टोटल रिस्टोरेशन का बेनिफिट है यानी 50 लाख रुपए, वो आपको साल में एक बार मिलेगा, वो 50 लाख रुपए भी रिस्टोर नहीं होंगे। इसका मतलब दोनों पॉलिसीज में ये फीचर सिमिलर टाइप से रिस्टोरेशन दे रहा है। दोनों ही पॉलिसीज में आपको जो टोटल रिस्टोरेशन मिलेगा 1 साल में वो आपके बेस सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों ही पॉलिसीज में आप सेकंड क्लेम ऑनवर्ड्स रिस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकते हो, और दोनों ही पॉलिसीज में आपका जो टोटल रिस्टोरेशन है उसको आप मल्टीपल क्लेम्स में यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल देखोगे तो आपको लगेगा HDFC में एक ही बार रिस्टोरेशन मिलता है और ICICI में अनलिमिटेड टाइम्स मिलता है। एंड फन फैक्ट, अगर आपको HDFC में ट्रूली अनलिमिटेड रिस्टोरेशन चाहिए तो इसका 70-80 रुपए का एक राइडर है, वो ऐड कर लिया तो आपको ट्रूली अनलिमिटेड रिस्टोरेशन भी मिल जाएगा। मतलब 50 लाख पूरे यूटिलाइज करने के बाद आपको वापस 50 लाख का रिस्टोरेशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट फीचर है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ICICI में सर्टेन एक्सक्लूजन्स हैं A से लेकर K तक। इसका मतलब अगर आपको घर पर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो क्या उसका खर्चा कंपनी देगी या नहीं देगी? ICICI के केस में कंपनी देगी तो सही, बट आपका 3 मिनिमम डेज का हॉस्पिटलाइजेशन होना ही चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिटन एडवाइस आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद भी A से लेकर K तक के जो डिजीजेज हैं इनके लिए आपको कवर नहीं मिलेगा। वेयरएज HDFC में लिखा है कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से राइटिंग में लाना पड़ेगा, बिल्कुल ICICI की तरह। पेशेंट की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो घर से मूव नहीं किया जा सकता या फिर हॉस्पिटल तक ले जाया नहीं जा सकता, तभी मिलेगा, या फिर वो घर पे इसलिए एडमिट है क्योंकि उसको हॉस्पिटल में रूम नहीं मिला। नाउ दिस डज नॉट मीन कि ICICI बेकार है और HDFC अच्छा है। दिस मीन्स कि ICICI का प्लान ऑब्वियसली बहुत सस्ता है, और अगर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ के लेते हैं देन वी आर बाइंग दिस प्लान विद आवर आईज ओपन। ये कंपैरिजन आपको एम्पावर करने के लिए हो रहा है। अगर आप प्रीमियम्स को कम रख के अपने लिए यूजफुल फीचर वाली पॉलिसी ले सकते हो देन आवर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। एक बात आपको और ध्यान देनी है, ICICI का पॉलिसी इज जोन बेस्ड पॉलिसी, मतलब कि मेट्रो सिटीज में अगर आप लोगे तो इसका प्रीमियम ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वहां का ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और अगर टियर 3 सिटी में लोगे तो उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। तो ये जोन ABCD में डिवाइड होता है। कई पॉलिसीज में जोन बेस्ड पॉलिसी से आपको पनिश किया जाता है, मतलब कि आपने हो सकता है अपने गांव का एड्रेस डाल दिया पर आप रहते शहर में हो और ट्रीटमेंट भी शहर में लेने जाते हो। इस केस में कंपनी बोल सकती है कि आपको गांव में ट्रीटमेंट मिलेगा तो 100% क्लेम मिल जाएगा, बट शहर में लोगे तो 20% कोपे लग जाएगा। थैंकफुली ICICI में ये पनिशमेंट नहीं है। हाउएवर एक कंडीशन जरूर है कि आपका एट ऑल टाइम्स एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो वो चेंज किया हुआ एड्रेस पॉलिसी में अपडेटेड होना चाहिए, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एज लॉन्ग एज एड्रेस एक्यूरेट है, आप चाहे टियर 1 सिटी में इलाज कराओ या टियर 2 में इलाज कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगला फीचर है कंज्यूमेबल्स, जो HDFC में प्रोटेक्ट बेनिफिट के नाम से है। कंज्यूमेबल्स मतलब आपके ग्लव्स, पीपी किट, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं ट्रीटमेंट के बाद जो कवर नहीं होते यूजुअली। HDFC के प्लान में आपको वो भी कवर मिल जाएगा, बट ICICI के केस में वो कवर आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगा, उसका सेपरेट राइडर खरीदना पड़ेगा। एक और फीचर होता है एनुअल हेल्थ चेकअप। HDFC में आपको मिलता है, ICICI में आपको नहीं मिलता है, उसका भी आपको अलग से राइडर खरीदना पड़ेगा। ये सारे छोटे मोटे बड़े फीचर्स आप पॉलिसी बाजार पे इजीली कंपेयर कर सकते हो, और पॉलिसी बाजार का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। अब राइडर्स की बात हो ही रही है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर ICICI सस्ता है और उसमें खूब सारे राइडर्स भी ऐड करने पड़ते हैं उसको यूजेबल बनाने के लिए, तो कौन से वो राइडर्स हैं जो बना के एक यूजेबल प्लान बनता है। तो मैंने दोनों प्लान्स को साइड बाय साइड खोल लिया। HDFC में बेस कवर रखा है 25 लाख का और ICICI में बेस कवर रखा है 50 लाख का। ऐसा इसलिए क्योंकि HDFC में 25 लाख के बेस कवर के साथ 25 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं फ्रॉम डे वन इन फॉर्म ऑफ सिक्योर बेनिफिट, जिसकी कोई खास हिडन कंडीशंस है नहीं। दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन बाय द वे। HDFC के बेस सम इंश्योर्ड को अगर 25 लाख रखेंगे तो उसका कवर ट्रिपल हो जाएगा, यानी 75 लाख थर्ड ईयर में। वेयर एज ICICI का 50 लाख का बेस सम इंश्योर्ड डबल होता है 5वें साल में, यानी 1 करोड़ का। जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। फिर भी HDFC काफी महंगा है। अभी प्रीमियम आ रहा है 19,300 रुपए और 12,882। HDFC में मैंने एक राइडर ऐड किया है अनलिमिटेड रिस्टोर के नाम से, क्योंकि इनकी पॉलिसी में साल में एक ही बार रिस्टोरेशन मिलता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्टोरेशन भी अनलिमिटेड मिले तो आप ये बहुत ही सस्ता सा प्रीमियम ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने HDFC में कोई और राइडर ऐड नहीं किया है, बट ICICI में खूब सारे राइडर्स हैं। सबसे पहले आता है इनफाइनाइट केयर। इसका मतलब किसी एक सिंगल क्लेम में आप इनफाइनाइट अमाउंट का क्लेम कर सकते हो, आपकी पूरी एक लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं है साल में एक बार, पूरे जीवन काल में एक बार। मतलब मोस्ट गंभीर बीमारियों के लिए ये यूजेबल है। ये राइडर इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि बहुत कम लोग इसे क्लेम करेंगे, तो हो सकता है आप लाइफ टाइम 189 रुपीज और इसके ऊपर लोडिंग पे करते रहोगे हर साल जब प्रीमियम बढ़ेगा, बट आप ये बेनिफिट शायद कभी क्लेम ना कर पाओ। और अगर आप हाईली पैरानॉइड भी हो मेरी तरह, तो भी ये लेने से पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना। इसमें टोटल 9 टर्म्स एंड कंडीशंस है। बहुत बढ़िया लिखा है कि आपको विदाउट एनी लिमिट्स ऑन एनुअल सम इंश्योर्ड आपको लाइफ टाइम में एक क्लेम करने दे दिया जाएगा। आपको आयुष डे केयर ट्रीटमेंट्स के अलावा बाकी सारे टाइप के ट्रीटमेंट्स में कवर मिल जाएगा। आप अगर पॉलिसी खरीदते समय ये राइडर नहीं लेते हो तो उसके अगले 2 साल में भी ले सकते हो, उसके बाद नहीं मिलेगा। एक बार आपने ले लिया तो आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते जब तक आप इसे क्लेम नहीं कर लेते अपनी पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में। पॉइंट 5 में लिखा है टोटल सम इंश्योर्ड यानी एनुअल सम इंश्योर्ड, लॉयल्टी bonus if accrued, power booster if opted and accrued, inflation protector shall be utilized as per following sequence। मतलब पहले एनुअल सम इंश्योर्ड जाएगा, लॉयल्टी बोनस जाएगा, उसके बाद पावर बूस्टर, उसके बाद इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, उसके बाद आपका ये इनफाइनाइट वाला क्लेम एप्लीकेबल होगा। अब अगले पॉइंट में लिखा है आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड सम इंश्योर्ड द टोटल सम इंश्योर्ड शैल बी रिड्यूस्ड टू 0। इसका मतलब अगर आपका लास्ट वाला कवरेज जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर है उसमें अगर 1-2 लाख रुपए बच जाते हैं और अब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपका ये इनफाइनाइट वाले क्लेम का टाइम आ जाता है क्योंकि बहुत बड़ा मेडिकल बिल बन चुका है, तो आप नहीं कर पाओगे क्लेम, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर में थोड़े से पैसे बच रहे हैं। पहले उसको यूज करो, उसको 0 करो और अगले क्लेम में जाओगे तब इनफाइनाइट मिलेगा। अगला पॉइंट, अगर आप वॉलंटरी को पेमेंट ले लेते हो तो आपका इस इनफाइनाइट वाले कवर पे भी को पेमेंट लग जाएगा। तो ऐसा मत करना कि को पेमेंट भी ले रखा है और आपने इनफाइनाइट वाला राइडर भी ले रखा है। उसके बाद कुछ और केसेस हैं जिसमें आप ये क्लेम नहीं ले सकते हो। और लास्ट में ये लिखा है कि आपका रूम कैटेगरी भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप ये राइडर ले रहे हो तो को पे नहीं लेना है और रूम रेंट को मॉडिफाई करने का राइडर लेना है ताकि आपकी रूम रेंट की लिमिट हट जाए, वरना ये इनफाइनाइट लंबे क्लेम का एक इनफाइनाइट परसेंटेज ऑफ बिल आप ही को पे करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 6 मुझे ये कहता है कि अगर मुझे ये चारों टाइप के कवर को 0 करना जरूरी है तो मतलब एक पर्टिकुलर केस में मुझे ये इनफाइनाइट कवर डिनाई हो जाएगा। तो मेरे ओपिनियन में ये राइडर स्किप करके आपको ज्यादा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपना बेस सम इंश्योर्ड बढ़ाएं। एडिक्वेट बेस कवर ले रहे हो तो आप सॉर्टेड हो, क्योंकि उसके साथ साथ आपको रिन्यूअल बोनस भी मिल रहा है दोनों पॉलिसीज में, तो आपका कुछ सालों बाद कवर वैसे भी डबल हो जाएगा। HDFC वाला ले रहे हो तो आपका कवर वैसे भी थर्ड ईयर में ट्रिपल हो जाएगा। ICICI में नेक्स्ट राइडर है पावर बूस्टर। पावर बूस्टर का मतलब आपको 100% सम इंश्योर्ड एवरी ईयर मिल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ क्लेम्स। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। यानी 50 लाख की ये पॉलिसी है, अगले साल 1 करोड़ की हो जाएगी, उसके अगले साल 1.5 करोड़ की हो जाएगी, ऐसे 10 सालों बाद 5 करोड़ 50 लाख की हो जाएगी। कोई अपर लिमिट नहीं है, आप इसको अनलिमिटेड जोड़ सकते हो। तो टेक्निकली यू आर बाइंग एन इनफाइनाइट कवर वाली पॉलिसी। पावर बूस्टर में कोई खास हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। बट पॉइंट नंबर 3 माय लॉर्ड, इसमें लिखा है इन केस द इंश्योर्ड पर्सन ऑप्ट्स आउट ऑफ दिस कवर एट एनी टाइम ऑफ द रिन्यूअल, all the bonus accumulated under power booster will be reduced to 0। अब आप बोलोगे मैं क्यों ऑप्ट आउट करूंगा इस अमेजिंग राइडर से, मेरे तो 20 साल बाद 10 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी,
और 40 साल बाद 20 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। आप ऑप्ट आउट इसलिए करोगे क्योंकि ये प्लान आज सस्ता है, कल नहीं रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम एज के साथ बढ़ते हैं, टर्म इंश्योरेंस की तरह फिक्स नहीं होते। तो फ्यूचर में आपका टोटल प्रीमियम इतना बढ़ सकता है कि आपको लगेगा कि ये राइडर मुझे हटा देना चाहिए, और अगर आप हटाते हो तो इसमें जोड़ा हुआ सम इंश्योर्ड चला जाएगा। उसके बाद अगला राइडर है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट में ये बोलता है कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज में जो वेटिंग पीरियड होता है यूजुअली 3 साल का, उसको आप 30 दिन का कर सकते हो, यानी 31st डे से आप इलाज करवा सकते हो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। ये राइडर का कीमत सबसे महंगा है इस केस में 3,800 रुपए। तभी कंसिडर करना चाहिए अगर आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं और आप सर्जरी या ट्रीटमेंट वगैरह प्लान कर रहे हो, बट बिना टर्म्स एंड कंडीशंस जाने नहीं। एंड एज यू कैन सी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस है जंप स्टार्ट की। तो इसमें लिखा है कि जो डिजीज आप डिक्लेयर करोगे और जो डिजीज हम यानी कंपनी एक्सेप्ट करेगी वो कवर होगा। दिस कवर विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी और अपॉन एडिशन ऑफ अ न्यू मेंबर। वंस चोजन दिस ऑप्शनल कवर विल हैव टू बी ऑप्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 कंटिन्यूअस पॉलिसी ईयर्स। 3 साल के बाद क्या होगा, ये राइडर आपका हट जाएगा पॉलिसी से। बट ये यहाँ पर नहीं लिखा है कि 3 साल बाद आपका नॉर्मल प्रीमियम ही बढ़ जाएगा तो आपका पैसा सेव नहीं होगा। आपको लगेगा कि 3 साल तक पे करना है, उसके बाद प्रीमियम घट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लोडिंग नाम से एक चीज होती है। लोडिंग का मतलब आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस देखते हुए आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है, तो वो मान के चलना आपके साथ हो जाएगा। ये मत सोचना कि 3 साल के बाद आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है लिस्ट ऑफ डिजीजेस कवर्ड। एजमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपरलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद ये 6 के 6 डिजीज को फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ये होते क्या हैं और कब इन पे कवर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, PTCA डन प्रायर टू 1 ईयर। PTCA मतलब कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट में जाके स्टेंट डालने वाला काम होता है वो। फर्दर देखो ये भी लिखा है कि एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टेंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ मिनिमम 50% ऑफ 1 और मोर मेजर कोरोनरी आर्टरीज। तो ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है और आपके एक टेस्ट में आ गए, जैसे एक कोरोनरी CT एंजियोग्राफी होता है जिसमें आपको इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, CT स्कैन होता है, उसमें भी पता चल जाता है कि कितना ब्लॉकेज है। उसमें पता चल गया तो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एज फार एज दिस पॉलिसी और जंप स्टार्ट राइडर इज कंफर्म्ड। आपका ऑपरेशन हुआ होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्टेंट डले होने चाहिए, मिनिमम 50% ब्लॉकेज होना चाहिए, तब जाके कवर होगा। अगला है क्लेम प्रोटेक्टर। दिस इज द कंज्यूमेबल्स कवर, जो ग्लव्स, PPE किट और वो सबका जो पैसा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, वो कवर करने के लिए आपको एडिशनल राइडर लेना पड़ेगा 652 रुपीज का। अगला राइडर वापस से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का ही है। अगर आप चाहते हो कि 3 साल की बजाय 2 साल का ही वेटिंग पीरियड हो या 1 साल का ही हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका प्रीमियम दे सकते हो। ये भी आपको सोचना है कि अगर आपको इमीडिएट जरूरत है कवर की या 3 साल वेट नहीं करना चाहते हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगला राइडर है इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट, जो बार बार अपन देखते आ रहे हैं, सम इंश्योर्ड प्रोटेक्ट भी बोलते हैं इसको। 150 रुपए का है और ये कह रहा है कि पिछले साल के इन्फ्लेशन रेट से आपका बेस सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। सिंस दिस राइडर इज वेरी चीप, तो ये लेना बुरा नहीं है। उसके अगला है रूम मॉडिफायर, जो कि लेना ही पड़ेगा। इसमें आपको सेलेक्ट करके एनी रूम पे क्लिक करना है और ये ऐड करना पड़ेगा। अगला राइडर है एनुअल हेल्थ चेकअप। ये HDFC में तो इंक्लूडेड है बेस प्लान में ही, और ICICI में आपको अलग से लेना पड़ता है। ये बात भी है कि आप इसमें देखोगे तो हो सकता है सारे टाइप के टेस्ट इसमें कवर्ड ना हो। नेक्स्ट इज BFIT-C। ये BFIT-C बोलता है कि आपको अप टू 4 आउट पेशेंट कंसल्टेशंस मतलब डॉक्टर कंसल्टेशंस मिलेगा, रूटीन डायग्नोस्टिक एंड माइनर प्रोसीजर कवर ऑफ 1000 रुपीज, फार्मेसी 1000, 6 सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी, ई काउंसलिंग, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ई कंसल्टेशन ईच। ये थोड़ा ना पैकेज बना के राइडर बनाने वाली बात है, मैं तो नहीं लेता। और ये HDFC में OPD वाला तो आपको वैसे भी कवर इनबिल्ट मिलता है, इसमें अलग से राइडर है। और ये जो फिजियोथेरेपी, ई काउंसलिंग वगैरह है, ये मोस्ट लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, बस आपको OPD का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। अगला है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, जो 2 साल का होता है, जो मैंने आपको बताया था। वो आप प्रीमियम देकर 2 साल की बजाय 1 साल कर सकते हो। तो मुझे लगता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसा भी नहीं है जंप स्टार्ट की तरह कि इसका वेटिंग पीरियड 30 दिन का हो जाए, 1 साल का ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिपेंडेंट अकोमोडेशन, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। उसके बाद 2 राइडर्स और हैं जो मैंने देखे भी नहीं हैं, आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं ICICI में कोई राइडर ऐड करूंगा तो सबसे पहले तो रूम मॉडिफायर वाला करूंगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन वाला भी कर दूंगा क्योंकि 150 रुपये का ही है और इन्फ्लेशन से मेरा कवर बढ़ता रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाउएवर मेडिकल इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ेगा, CPI इन्फ्लेशन से बढ़ेगा। क्लेम प्रोटेक्टर भी ले लूंगा, अगर HDFC के बराबर ही लाना है तो क्लेम प्रोटेक्टर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल्स का कवर है। और पावर बूस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो इसमें यूजेबिलिटी के मामले में हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, बट अगर ये मैंने ऑप्ट आउट किया फ्यूचर में तो जितना भी मैंने पावर बूस्टर जोड़ा था वो गायब हो जाएगा।
और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका प्रीमियम इतना अनअफोर्डेबल बन सकता है कि शायद मुझे छोड़ना पड़ेगा और ये गायब हो जाएगा, तो मैं इसको आज ऐड नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कीप माई प्रीमियम्स लो। ऐसा करके ICICI में मेरा प्रीमियम आता है 14,315 रुपए, वेयर एज HDFC में आता है 19,300 रुपए। अब ICICI में प्रीमियम कम है बट कुछ की डिफरेंसेस हैं। HDFC में बेस सम एश्योर्ड भी मिलता है, उसके बराबर का सिक्योर बेनिफिट भी मिलता है और 50% का प्लस बेनिफिट या फिर नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं वो मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स। मतलब कि थर्ड ईयर में मेरा टोटल कवर ट्रिपल हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रीमियम जस्टिफाइड लगता है। वेयर एज ICICI में आपको कोई सिक्योर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी आपका जो बेस सम अश्योर्ड है वही मिलेगा, उसके साथ आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा जो 50% नहीं 20% है, यानी 5वें साल में आपका कवर डबल होगा। वेयर एज HDFC में तीसरे साल कवर ट्रिपल होता है। ICICI में आपको मैटरनिटी कवर भी मिलता है एंड आई थिंक HDFC में भी आ गया है, बट दोनों के टर्म्स काफी बेकार से ही हैं। मतलब आप एनुअली जितना प्रीमियम दोगे और जितना वेटिंग पीरियड है, इट टर्न्स आउट आप अपना पूरा जो डिलीवरी का खर्चा है वो प्रीमियम्स में ही दे दोगे और वही वापस लोगे। तो एक बार वो मैथमेटिक्स कर लेना। ICICI में आपको बेरियाट्रिक सर्जरी का भी कवर मिलता है, बट ये फैंसी नाम को समझ भी लेना एक बार। बेरियाट्रिक सर्जरी हाईली ओबीस लोगों पे की जाती है, उनके ऑर्गन्स को काट के उनका वेट लॉस सर्जरी किया जाता है ताकि वो जी पाएं आगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको अब समझ आ गया है कि ICICI के प्लान में क्लेम कब मिलता है कब नहीं मिलता है, क्या फीचर्स हैं जो आपके काम में आते हैं, तो आप अपने लिए प्लान खुली आंखों के साथ ले सकते हो और प्रीमियम भी बचा सकते हो। तो अगर आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर भी चाहिए, जंप स्टार्ट राइडर भी चाहिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए, तो आप ICICI को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी चाहिए विद ट्रिपल कवरेज एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप HDFC जा सकते हो विद हाई प्रीमियम। अब प्रीमियम्स को यहां से फर्दर कम कैसे किया जाता है उसके भी दो ट्रिक्स हैं। HDFC में आपके पास एक ऑप्शन है एग्रीगेट डिडक्टिबल का। आप अपनी इच्छा अनुसार एक एग्रीगेट डिडक्टिबल अमाउंट चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने चूज किया 50,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि साल में जितना भी मेडिकल बिल बनता है, चाहे एक क्लेम में चाहे मल्टीपल क्लेम्स में, उस मेडिकल बिल का पहला 50,000 रुपए आपको देना है। पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, पर ईयर। तो ऐसा नहीं है कि साल में 10 बार हॉस्पिटल गए तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको 50,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। उसके बाद का सारा पैसा आप HDFC से क्लेम कर सकते हो। अगर आपने ये डिडक्टिबल चूज कर लिया, विच इज एक्चुअली नॉट अ बैड डील कंपेयर टू कोपे, जिसमें 20% ऑफ द एडमिसिबल क्लेम अमाउंट लगता है। मतलब 50 लाख का भी क्लेम आया तो आपको उसका 20% देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अपसाइड कैप्ड है 50,000 पे। ये चूज करते ही आपका प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और इसमें भी आप नोटिस करोगे तो जितना प्रीमियम डिस्काउंट आपको 50,000 के डिडक्टिबल पे मिलता है, उसका डबल डिस्काउंट 1 लाख पे नहीं मिलता है। सो इट रियली डज नॉट मेक सेंस कि आप 1 लाख का डिडक्टिबल चूज करो। मैथमेटिकली स्पीकिंग 50,000 पे आपको ज्यादा बेनिफिट है। ये आप तभी चूज करना जब आपको लगे कि आने वाले 10 सालों में हम क्लेम नहीं करेंगे और ये 50,000 रुपए सेव कर लेंगे बिफोर पेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आपके पास कोई और पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की तरफ से पॉलिसी है और पहला क्लेम तो वहां से भी फुलफिल हो सकता है। दूसरा तरीका प्रीमियम कम रखते हुए ज्यादा बड़ा कवर लेने का इज अ सुपर टॉप अप पॉलिसी। और ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बहुत सस्ती आती है, और वो सस्ती इसलिए आती है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 5 लाख 10 लाख जो भी डिडक्टिबल लिमिट आप चूज करोगे वहां तक का क्लेम आपको नहीं मिलता, उसके ऊपर का क्लेम मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की सुपर टॉप अप पॉलिसी ली, उसमें एग्रीगेट डिडक्टिबल है 10 लाख रुपए का, तो मतलब उस साल पहले 10 लाख रुपए आपको कहीं और से जुगाड़ने हैं, और अगर आपका क्लेम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख के एक्सेस में जो भी क्लेम है वो आपको सुपर टॉप अप से मिल जाएगा। तो ट्रिक ये है कि जो भी डिडक्टिबल आप चूज करते हो वहां तक का इंश्योरेंस आपका यहाँ मेन पॉलिसी से सॉर्टेड होना चाहिए, और उसके ऊपर का इंश्योरेंस आपका सुपर टॉप अप से सॉर्टेड होना है। एक टॉप अप पॉलिसी भी होती है, उसको आपको सिंपली इग्नोर करना है, सुपर टॉप अप ही लेना है, क्योंकि टॉप अप में जो डिडक्टिबल है वो आपको एक ही क्लेम में हिट करना पड़ता है। वेयर एज सुपर टॉप अप में जो आपका डिडक्टिबल है वो मल्टीपल क्लेम्स में हिट करके भी काउंट कर लिया जाता है। तो सुपर टॉप अप का प्रैक्टिकल यूजेज बढ़ जाता है, और टॉप अप के केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको क्लेम ना मिले। अब कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, कई लोग पूछते हैं कि मुझे कंपनी से एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट प्लान मिला हुआ है, तो क्या मुझे अभी भी इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए? उसका जवाब है बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जॉब छोड़ी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लान आपको कंपनी इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करने देगी। उस पर फ्रेश अंडरराइटिंग की जाएगी, कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो आपको मना भी कर सकती है। कई केसेस में मना हो जाता है, कई केसेस में पोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड अगर फ्यूचर में आपके पास पॉलिसी नहीं रही और आपको तब न्यू पॉलिसी लेने की जरूरत पड़ रही है, तो तब आपको वापस से सारे वेटिंग पीरियड सर्वाइव करने पड़ेंगे, और हो सकता है आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़े, क्योंकि फ्यूचर डेट पर ज़्यादा एज भी होगी, नया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी होगा, उस पर एक्स्ट्रा लोडिंग भी देना पड़ सकता है, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो आपके पास अपनी खुद की पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए जिस पर पूरा आपका कंट्रोल हो।
अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल प्लान ले या फिर फैमिली फ्लोटर। सिमिलर एज ग्रुप वाले लोगों को आप एक प्लान में यानी एक फ्लोटर प्लान में कंबाइन कर सकते हो, बट अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कंबाइन हो रहे हो एक ही प्लान में तो वो अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि उस प्लान का प्रीमियम एल्डेस्ट मेंबर की एज के हिसाब से रखा जाएगा और आपका प्रीमियम जहाँ पे कम हो सकता था वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप और आपके स्पाउस एक प्लान में हो सकते हो और आपके दोनों पेरेंट्स दूसरे प्लान में हो सकते हो। स्पाउस नहीं है तो इंडिविजुअल ले लो, जब शादी करोगे तो स्पाउस को बाद में ऐड करवा सकते हैं। तो ये था 2025 का द अल्टीमेट गाइड टू बाइंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द बेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली है, जिसकी मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए और टॉप कमेंट में दिए गए पॉलिसी बाजार के लिंक से जाकर अपनी पॉलिसी की रिसर्च भी करें, वहां से पॉलिसी की वर्डिंग्स भी डाउनलोड करें, और अगर मूड बन जाए तो पॉलिसी खरीद भी लें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। दिस इज द एडिटर जो घर आके एडिट करता है, मतलब ऐसी भी सर्विस है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था और ये देखते देखते मैंने पॉलिसी ली अभी। तो इसने पॉलिसी खरीदी अभी 2 घंटे पहले। 1-2 घंटे पहले पॉलिसी खरीदी मैंने और मेरे को अभी मेल आ गया कि मेरी पॉलिसी इशू भी हो चुकी है।